दिसंबर की कड़ाके की सर्दियों की बात है। इस साल सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पारा कभी 2 डिग्री तो कभी 1 डिग्री तक चला जा रहा था। पिछले 2 दिनों से तो पारा 0 हो गया था। इस बार सर्दियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि जनजीवन थम सा गया है। सड़क पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है वही बाहर निकल रहे हैं, और वो भी पूरी तरह खुद को ढककर। लोग घरों में दुबके हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं उन्हें आग जलती दिखती है तो वे वहीं बैठ जाते हैं जहां उनका शरीर गर्म रहे। लेकिन इस ठंड का एक और सच है, और वो सच ये है कि कई इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं है और न ही कोई ऐसी जगह जहां वो ठंड से पूरी तरह बच सके। इसलिए हर तीसरे दिन कोई न कोई गरीब फुटपाथ पर मरा हुआ पाया जाता है। जी सर, सड़क पर फिर से आज एक लाश मिली है। इसकी मौत भी ठंड से हुई है। इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि ये कोई भिखारी था। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ रही है। हर रात को गरीब लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरों में भी ये सुनिश्चित की जाए कि यहाँ गरीबों के लिए सारी सुविधाएं हो। ठंड से हो रही मौतों के बीच फटे चिथड़े कपड़ों में गर्भवती जानकी भी सड़क पर रहने के लिए मजबूर थी। उसकी जिंदगी में इतने दुख थे कि उन दुखों ने आंसू का रूप ले लिया था। वो आंखों से बहते तो नहीं थे, लेकिन आंखों के कोरों पर जमा हो गए थे, जो कभी भी सब्र का बांध तोड़कर बाहर निकल सकते थे। ठंड तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कैसे मैं तेरा और अपना ध्यान रखूं मेरी बच्ची? कैसे रखूं? मैं बहुत ही लाचार माँ हूँ बेटी, बहुत ही लाचार। अपने पेट पर हाथ रखे हुए जानकी अपनी कोख में पलने वाली बच्ची से बातें कर रही थी और सड़क किनारे एक पुराने पेड़ से गिरे पत्तों को चुन भी रही थी, ताकि उन पत्तों को जलाकर अलाव जला सके और उसकी गर्मी में बैठकर इस भयानक ठंड से बच सके। उसने पत्तों को जमा तो कर लिया, लेकिन उसके पास उसे जलाने के लिए माचिस तो थी ही नहीं। मेरे अंदर दुखों की ज्वाला जल रही है, लेकिन अफसोस कि उस आग से ये पत्तियां नहीं जलाई जा सकती। जानकी ने पेड़ के नीचे पड़े 2 पत्थरों को उठाया और उसे टकराकर आग जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उन पत्थरों से आग निकल ही नहीं रही थी। ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। ये चल क्यों नहीं रहा है? तभी वहाँ उसे दूर से पुलिस की एक बुलेट आती हुई दिखाई दी। बुलेट उसके पास आकर रुकी। कौन हो तुम? यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? देख नहीं रही कितनी सर्दी है? चलो जाओ यहाँ से। देख तो रही हूँ साहब, लेकिन जाऊँ कहाँ? अपने पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। अरे रैन बसेरे में जाओ, वहाँ तो सरकार की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम? साहब, रैन बसेरे देखे हैं आपने? छोटी सी जगह में इतने सारे लोग हैं कि मैं कहाँ वहाँ अपनी जगह बनाऊं? पेट में बच्चा है मेरा, इसे उस भीड़ में चोट लग गई तो? नाम क्या है तेरा? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? इंस्पेक्टर विजय की बातों को सुनकर जानकी ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा और कहा, जानकी नाम है साहब मेरा है तो हर कोई, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। क्या मतलब? जानकी, जितना अच्छा नाम स्वभाव की भी उतनी ही सुंदर, लेकिन जानकी का काला रंग उसके जीवन की तकलीफों का सबसे बड़ा कारण था। उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद, सभी ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया था। माँ, तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो इस काली डायन को सामने नहीं आने दो। पता है पूरा दिन ऑफिस में मूड खराब रहता है। अब मैं क्या बोलूं? बोल कर तो मेरी जबान थक गई है, लेकिन ये काली चुड़ैल तो हमारे सिर पर ऐसे सवार हो गई है जैसे कि कोई काली भूतनी किसी पर सवार हो जाती है। रुक माँ, मैं इस भूतनी की अकल फिर से ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद जानकी के पति ने जूते से उसकी पिटाई शुरू कर दी, और वे जूते मामूली जूते नहीं थे। वे जूते जानकी के लिए ही थे, और उन जूतों के नीचे कील लगी हुई थी। जानकी के बदन से खून की धार फूट रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। मत मारिए मुझे, मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था। जानकी अधमरी सी हो रही थी। तभी मारते मारते उसका पति कील वाला जूता उसके पेट पर मारने लगा। उसके पेट में पलने वाली बच्ची अंदर छटपटाने लगी। आज मैं इस काली भूतनी और इसके पेट में पलने वाली उस बच्ची दोनों को मार दूंगा। हाँ। नहीं, मुझे मारिए, जितना मारना है मारिए, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। ये कहकर उसने अपने पेट पर अपने हाथ रख दिए, लेकिन उसका पति इसकी परवाह किए बिना उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया गया है और उसके हाथ बांध दिए गए हैं। उसकी ननद, सास और उसका पति बगल में बैठे चाय पी रहे हैं। मेरे हाथ खोलिए मेरा हाथ, मुझे ठंड भी लग रही है, मैं मर जाऊंगी।
तुझे क्या लग रहा है कि तेरे मरने की बात सुनकर हमारे दिल में दया आ जाएगी? अरे काली डायन, ये सब हम तुझे मारने के लिए तो कर रहे हैं। और ये जो तुझे बर्फ पर लिटाया है ना, ये मेरा ही आइडिया है। कैसा लगा मेरा आइडिया मेरी प्यारी काली भाभी? अत्याचार की सारी सीमाएं जानकी के ससुराल वाले हर दिन लांघ रहे थे। वे लोग उसे मारना चाहते थे क्योंकि एक तो उसका रंग काला था और उसकी कोख में एक लड़की पल रही थी जिसका पता उन्होंने जबरदस्ती उसका टेस्ट करवा कर लगा लिया था। और साथ ही वे जानकी के पति की शादी किसी दूसरी लड़की से करना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ईश्वर की कृपा से जानकी बच जा रही थी। भैया, माँ, मैं एक बात कहूँ, लगता है ये काली चुड़ैल कोई अमृत पी कर आई है। हम लोग इसे मारने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसे 3rd डिग्री दे रहे हैं, इसे भूखा रख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना है इसका? भैया देखो, पिछले कई दिनों से न्यूज में आ रहा है कि हर दिन ठंड से लोग मर रहे हैं। क्यों ना इसे घर के बाहर निकाल दिया जाए? कुछ दिन ये ठंड में बाहर रहेगी तो खुद ब खुद मर जाएगी और हमें मारने के लिए कोई नई तरकीब भी नहीं लगानी होगी। जानकी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे उस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी पिछले कई दिनों से इस ठंड में ऐसे ही भटक रही थी। कभी उसे कूड़े से कुछ खाने को मिलता तो खा लेती, नहीं तो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती। जानकी की दुख भरी कहानी को सुनकर इंस्पेक्टर विजय की आंखों में आंसू आ गए और साथ ही उन आंखों में गुस्सा भी चमकने लगा। बहन, तेरी कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में राक्षस रहते हैं। उनके बड़े दांत नहीं होते, सिंग भी नहीं होते, बड़े नाखून भी नहीं होते। वो राक्षस की तरह भयानक दिखते भी नहीं है, लेकिन उनके कर्म राक्षसों की तरह होते हैं। लेकिन याद रख, राक्षस की जीत ना तो पहले हुई थी और ना अब होगी। राक्षसों का संहार होता है, संहार। इंस्पेक्टर विजय जानकी को लेकर एक एनजीओ में गया, वहाँ उसके रहने की व्यवस्था की और फिर अपनी बुलेट से उसके ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो उन राक्षसों के पास था। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो खुद अपनी पत्नी को लेकर परेशान हैं। हमने उसे बाहर नहीं निकाला है, पता नहीं वो एक दिन अचानक कहाँ चली गई। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया सच बोल रहे हैं। हम लोगों ने उनकी याद में कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। हाँ, हम सभी परेशान हैं अपनी बहू के लिए। पता नहीं उसने हमारी शिकायत क्यों की आपसे। मुझे लगता है कि उसका किसी से चक्कर चल रहा है। उसके लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। बिल्कुल सही कह रही है मेरी माँ, इंस्पेक्टर साहब। उसके ऐसा कहने पर इंस्पेक्टर विजय ने 4 डंडे जानकी के पति को खींचकर मारे और उन सभी को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री के आगे वो तोते की तरह बोलने लगे। मुझे मत मारिए, मैं सच बताता हूँ। मैंने और मेरे परिवार वालों ने जानकी पर बहुत अत्याचार किए। उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया और उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए। माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। और तुम लोगों ने तो महापाप किया है। उन तीनों पर मुकदमा चला। उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जानकी आज उसी एनजीओ में रहती है। वहाँ उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा है। उसी से वो अपना और अपनी छोटी सी बेटी गुनगुन का पालन पोषण करती है। उसने अपने ससुराल वालों को माफ तो कर दिया है, लेकिन वो कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती है। समंदर की गहराई में आकांक्षा नाम की एक जलपरी रहती है। वो बहुत गरीब है, इसीलिए बाकी जलपरियां उससे बात नहीं करती हैं। आकांक्षा समंदर के पानी में इधर उधर घूमती रहती है। वहाँ जलपरियों की रानी वसुंधरा भी रहती है। वसुंधरा आकांक्षा को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्यों? ये तो मेरी भी जगह है। मैं भी तो एक जलपरी हूँ। क्या एक जलपरी होकर मैं आपके सामने नहीं आ सकती? मेरे सामने आने की तुम्हारी औकात नहीं आकांक्षा। आइंदा से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। आकांक्षा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उधर समंदर के पास एक गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता है। रमेश समंदर से मछली पकड़कर बाजार में बेचता है। वो हर रोज समंदर से मछली पकड़ने जाता है। उसे जिंदगी में बस एक ही बात का गम है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरी जवानी बीत रही है, कब करूंगा मैं शादी? हे भगवान, इस गरीब की और भी तो देख लीजिए, कुछ इंतजाम कर दीजिए ना भगवान। रमेश आज भी अपनी नाव लेकर समंदर में जाता है और मछली पकड़ने लगता है। इतने में उसका फेंका हुआ जाल बहुत भारी हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? मैं जाल खींच ही नहीं पा रहा हूँ। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। रमेश जान लगाकर जाल खींचता है और जाल आने पर रमेश चौंक जाता है। वो देखता है कि जाल में कोई मछली नहीं बल्कि एक जलपरी फंसी है।
अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक जलपरी? ये जलपरी कोई और नहीं, आकांक्षा है। आकांक्षा अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे चिल्लाती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। रमेश आकांक्षा को जाल से बाहर निकालता है। आकांक्षा नाव में बैठती है और डर के मारे कांपती रहती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? आकांक्षा अपने बारे में सब कुछ बताती है और रमेश भी सब कुछ बताता है। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। रमेश आकांक्षा को शादी के लिए पूछ लेता है। आकांक्षा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आकांक्षा को भी किसी की पत्नी बनना था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। रमेश और आकांक्षा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। पुजारी जी आकांक्षा को देखकर ताज्जुब में रह जाते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों की शादियां करवाई है, लेकिन किसी जलपरी के साथ एक इंसान की शादी पहली बार करवा रहा हूँ। रमेश के गांव वाले भी इस बात को लेकर चर्चा करने लगते हैं। पता है, रमेश की बीवी एक जलपरी है, उसने एक जलपरी से शादी की है। हाँ भाई, नसीब तो देखो लोगों के, कहाँ उसे शादी के लिए एक लड़की नहीं मिल रही थी और यहाँ उसने इतनी सुंदर जलपरी से शादी कर ली है। सभी की जुबान पर बस एक ही चर्चा है। उधर रमेश और आकांक्षा की शादी की पहली रात गुजर जाती है। सुबह आकांक्षा रमेश के लिए चाय बनाकर लाती है। उठिए जी, देखिए मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। आकांक्षा, मेरा सपना है कि मेरा एक लड़का हो। तुम मेरा वो सपना पूरा कर सकती हो ना? हाँ, मेरा भी तो माँ बनने का सपना है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आकांक्षा घर के कामों में माहिर हो जाती है। उधर जलपरियों की रानी वसुंधरा को जब ये पता चलता है तब वो गुस्सा हो जाती है। क्या आकांक्षा ने एक इंसान से शादी कर ली? मैं यहाँ की सबसे सुंदर और अमीर जलपरी हूँ और उस गरीब आकांक्षा को एक इंसान मिल गया शादी करने के लिए। बाकी जलपरियां कहती हैं, हाँ जलन तो हमें भी हो रही है, लेकिन करें तो क्या करें। वसुंधरा अपने ही मन में एक प्लान बनाती है। उस तरफ रमेश और आकांक्षा खुशी खुशी दिन बिताने लगते हैं। इस तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन आकांक्षा गर्भवती नहीं बन पाती है। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो मां नहीं बन पाती है और तभी रमेश का असली रूप सामने निकल कर आता है। रमेश उसे टोंट मारने लगता है। कैसी औरत है तू? अपने पेट में एक बच्चा भी नहीं पाल सकती? तू तो जलपरियों के नाम पर कलंक है, कलंक। ये सब सुनकर आकांक्षा रो पड़ती है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए था और वो भी तू मुझे नहीं दे पाई। तू तो किसी की बीवी बनने के काबिल ही नहीं है। तो रमेश इस तरह आकांक्षा पर टॉर्चर करने लगता है। वो आकांक्षा को मारता पीटता भी है। आसपास के लोगों में ये बात फैल जाती है। आकांक्षा जब कुछ काम से बाहर निकलती है तब गांव की औरतें भी उसे टोंट मारती हैं। अरे वो देखो, जलपरी जा रही है। ऐसी जलपरी जो माँ नहीं बन सकती। बांझ जलपरी है, बांझ। हम इंसान हैं लेकिन हम माँ तो बन सकते हैं ना। रमेश का तो नसीब ही खराब है, जलपरी से शादी करने के चक्कर में उसने एक बांझ से शादी कर ली। ये सब सुनकर आकांक्षा अंदर से टूट जाती है। उधर वसुंधरा को ये बात पता चल जाती है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसती है। मुझे पता था कि उस आकांक्षा के साथ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, बांझ जलपरी कहीं की। यही मौका है, अब मुझे भी अपनी चाल चलनी पड़ेगी। उधर रमेश नशे में धुत होकर समंदर में मछली पकड़ने जाता है और अचानक से वसुंधरा पानी से छलांग लगाकर उस नाव में आ जाती है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक और जलपरी? हाँ, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम उस आकांक्षा से शादी करके बहुत नाखुश हो। और क्या ही बताऊं, वो चुड़ैल एक बच्चा भी नहीं दे पाई मुझे। मुझे पता है रमेश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी कर लो। वसुंधरा रमेश को बच्चे का लालच दिखाती है। रमेश बच्चे के लालच में वसुंधरा से शादी कर लेता है और उसे घर लेकर जाता है। वसुंधरा को देखकर आकांक्षा चौंक जाती है। ये क्या आप? हाँ, आज से मैं तेरी सौतन हूँ। आकांक्षा, आज से ये तेरी मालकिन भी है और तू इस घर की नौकरानी। चल जा, काम कर। आकांक्षा बहुत रोती है। रमेश के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है।
रमेश उसे एक लात मारकर कहता है, शादी नहीं करता तो क्या तेरी जैसी बांझ के साथ जिंदगी बिता देता? चल जा, अपना काम कर, नहीं तो मार मार के तुझे इस घर से निकाल दूंगा। आकांक्षा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अभी समुंदर में भी वापस नहीं जा सकती, इसलिए वो चुपचाप काम करती रहती है और लोगों को ताने सुनती रहती है। एक काम इधर से उधर होने पर वसुंधरा उसे बहुत मारती है। काम ठीक से नहीं करेगी तो ऐसा ही होगा, ये ले। आकांक्षा जल परियों की देवी की पूजा करने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि जल परियों की देवी ही अब उसे बचा सकती है। जल परियों की देवी, आप महान हो, क्या आप मुझे इस हालत से नहीं बचाएंगी? हे देवी माँ, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और वसुंधरा का एक हंसता खेलता बेटा होता है। रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं बाप बन गया। लेकिन वसुंधरा को अपने बेटे से खास लगाव नहीं है। वो तो बस आराम करती है और आकांक्षा अपने खुद के बेटे की तरह उसके बेटे की देखभाल करती है। इसके बाद से वसुंधरा के नखरे शुरू हो जाते हैं। रमेश, मैं 1 साल से इसी घर में रह रही हूँ, अब मुझे नया घर चाहिए। नया घर? अरे नया घर कहाँ से लाऊं मैं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। ये बात मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें याद नहीं थी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर चाहिए बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकांक्षा जल परियों की देवी की पूजा कर रही होती है और तब वसुंधरा रमेश के साथ झगड़ा करने लगती है। वसुंधरा का नवजात बेटा उसकी गोद में जाने के लिए हाथ बढ़ाता है और झगड़ा करते करते वसुंधरा उसे उठाकर चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, देख नहीं रहा है कि मैं बात कर रही हूँ? सारी समस्या की जड़ तो तू ही है। ये बोलकर वसुंधरा अपने बच्चे को जोर से बाहर की तरफ फेंक देती है। आकांक्षा ये देखती है और पूजा रोककर दौड़ते हुए जाती है। नहीं! वो रास्ते पर छलांग लगाती है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन आकांक्षा को चोट लग जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो दर्द से तड़पते हुए जल परियों की देवी को बुलाती है, हे देवी माँ, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी एक चमत्कार हो जाता है और सच में जल परियों की देवी प्रकट हो जाती है। उनकी आंखें गुस्से से लाल है। वो वसुंधरा की ओर देखकर कहती है, तूने खुद के बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया, तू तो जल परी के नाम पर कलंक है, ये ले। ये बोलकर जल परियों की देवी अपनी जादुई शक्ति से वसुंधरा को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा, तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं हुआ, लेकिन तुम एक सच्ची माँ हो जो अपने बेटे के लिए खुद की जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी गोद में एक हंसती खेलती बेटी आएगी, तथास्तु। ये बोलकर जल परियों की देवी अदृश्य हो जाती हैं। आकांक्षा के जख्म ठीक हो जाते हैं और उसकी गोद में एक हंसती खेलती बेटी भी आ जाती है। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो रोते हुए आकांक्षा से माफी मांग लेता है। आकांक्षा माफ कर देती है और चारों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। ये कहानी है ललिया और उसकी 6 साल की बेटी पालकी की। ललिया एक मछुआरिन है। मछली पकड़कर और उसे बेचकर उसके परिवार का गुजारा किसी तरह चलता है। हर दिन वो सुबह सुबह पास की नदी में अपनी बेटी पालकी के साथ मछली पकड़ने जाती। अगर कुछ मछलियाँ हाथ लगती तो फिर वो उसे रास्ते के ही मछली बाजार में बेच देती और फिर घर वापस लौट जाती। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली, रेहू लो, कतला ले लो, झींगा ले लो। अरे रेहू कैसे दिया? 150 रुपए किलो बाबू। अरे ये तो बहुत महंगा है, 125 लगा दे। इतने में कहाँ पोसाई पड़ेगा बाबू, आप चाहे तो 2-3 रुपए कम दे देना। ललिया के काम की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कभी मछलियाँ हाथ आती और कभी नहीं। पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। उनके लाख चाहने के बावजूद भी उनके जाल में मछली फंस नहीं रही थी, या फंसती भी तो बहुत ही कम। पिछले 2 दिन से उन दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। आज भी सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली थे। क्या हो गया है माँ, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी जाल में? क्या कहूँ बेटी, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आज भी हमें खाली हाथ ही लौटना होगा? अरे नहीं नहीं, खाली हाथ क्यों जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करते हैं ना। मुझे पक्का यकीन है कि कोई न कोई मछली आज जरूर हाथ लगेगी। वो अपनी बेटी को यही कहकर बहला रही थी। तभी सरजू चाचा, जो अपनी नाव में मछलियाँ पकड़कर लौट रहे थे, उसने ललिया से कहा, अरे ललिया,
तो फिर यहाँ इस ओर बैठकर मछलियाँ पकड़ रही है? तुझे कहा ना, अब मछलियाँ इधर नहीं मिलेगी, तुझे थोड़ा नदी के बीच में जाना पड़ेगा। सरजू की बात का ललिया क्या जवाब देती। उसने बस उसकी बात को सुना और फिर अपनी बेटी की ओर देखने लगी। माँ, सरजू चाचा तो ठीक कहते हैं, चलो ना हम भी नदी के बीच में चलते हैं, वहाँ हमें बहुत मछलियाँ मिलेंगी। लेकिन ललिया नदी के बीच में जाती कैसे? ना तो उसके पास नाव थी और ना ही अच्छा और मजबूत जाल। लेकिन उसे कोई न कोई उपाय तो करना ही था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनके घर चूल्हा नहीं जला था। उसने कल नदी के बीच में जाने की बात अपनी बेटी से झूठ मूठी कह दी। फिर वो वापस लौट आई। रास्ते में ललिया अपने पति रमन को याद करती हुई आ रही थी। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए जी? आपके बिना देखिए जीवन कितना कठिन हो गया है। आपकी बेटी को मैं भरपेट खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। बनिया रमेश भी अब उधार नहीं देता। कल जब मैं उसकी दुकान पर गई तो जब ललिया पास वाले राशन की दुकान पर गई तो उसके मालिक रमेश ने उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की। अरे बड़े ही बेशर्म किस्म के हो तुम दोनों। हर दिन भगाता हूँ, फिर आवारा जानवर की तरह यहाँ आकर दुम हिलाने लगते हो। रमेश भैया, थोड़ा उधार दे दो ना, पालकी ने कुछ नहीं खाया है। एक काम कर, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे खा जा। खा जा। ऐसा क्यों बोलते हो चाचा? ठीक ही तो बोलता हूँ। अरे बाबा, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ। पहले रोकड़ा निकालो, फिर राशन लेकर जाओ। पालकी और ललिया घर वापस लौट आए। ललिया के पति रमन की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। वो इसी तरह मछली पकड़ने नदी के बीचों बीच गया था, लेकिन जब वो लौटा तो लाश बनकर ललिया के सामने उसके पति की लाश रखी है। वो और उसकी बेटी उससे लिपट कर रो रही है। अरे, आपको जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया? हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, आंखें खोलो ना बाबा, मुझे देखो ना बाबा, माँ की बातों का जवाब दो ना बाबा, दो ना बाबा। पुरानी बातों को सोचती, रमन को याद करती और मन ही मन आंसू बहाती वो रास्ते में चली जा रही थी। तभी उसकी बेटी पालकी की नजर सामने की दुकान पर गई, जिसके बाहर एक आदमी समोसे खा रहा था। पालकी समोसे खाते उस आदमी को घूर घूर कर देखने लगी। 2 दिन से भूखी पालकी के मुंह में उन समोसों को देखकर पानी आ रहा था। तभी ललिया की नजर अपनी बेटी पर गई। उसने असहाय होकर उसे देखा और कहा कि पालकी, कल हम जरूर भरपेट खाना खाएंगे, तू परेशान मत हो। वो दोनों घर आ गए। घर में कुछ खाने को था नहीं, इसलिए वो पानी पीकर लेट गए। रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन ललिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार इधर उधर पलट रही थी। वैसे नींद तो उसकी बेटी पालकी की आंखों में भी नहीं थी, जो उसके बगल में ही जमीन पर लेटी हुई थी। आज 2 दिन से अधिक हो गए हैं, न तो मैंने कुछ खाया और न ही मेरी बेटी ने। पता नहीं भगवान की ये परीक्षा कब खत्म होगी। ललिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी पालकी उठी और पास ही रखे घड़े से पानी निकालकर पीने लगी। लेकिन अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से जा लगा और खून की धार बह निकली। ललिया ने ये देखा तो वो दौड़कर उसके पास गई। पालकी, पालकी, क्या हुआ बेटी? तू गिर क्यों गई? माँ, भूख लगी है माँ, भूख लगी है। पालकी ने कराते हुए माँ से ये कहा और बेहोश हो गई। पालकी, पालकी, उठ ना बेटा, अरे उठ ना, क्या हो गया तुझे? मैं लाती हूँ ना कुछ खाने के लिए। ये कहकर वो रात में ही घर से बाहर निकल गई। संयोग से रमेश की दुकान अब तक खुली थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और रमेश से जाकर कहा कि भैया जरा पाव उधार दे दो ना, पालकी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाया है तो मैं क्या करूँ? ऐसा मत कहो भैया, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कितने दिनों से? हाँ, कितने दिनों से तेरा यही रिकॉर्ड बज रहा है? उधार चुका दूंगी, उधार चुका दूंगी। पहले पुराने 970 रुपए दे, फिर उधार दूंगा। ललिया गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रमेश के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो हताश होकर घर पहुंची। उसने अपनी बेटी को हिलाया डुलाया, उस पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन वो तो बेजान हो गई थी। ये देखकर ललिया का सब्र जवाब दे गया। वो जोर से चिल्ला उठी, पालकी, पालकी, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे उठ जा रे मेरी बच्ची, उठ जा, उठ जा। लेकिन पालकी के शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई। एक बार ललिया फिर जोरों से चीख पड़ी। इस बार उसकी चीख की आवाज से उसकी बेटी पालकी की नींद खुल गई। ललिया ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे जोर से गले से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। क्या हुआ माँ?
कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? ललिया ने अपनी बेटी पालकी को एक बार फिर से गले लगा लिया। ललिया को एक बात का सुकून था कि ये सारी बातें उसने सपने में देखी थी। उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो दोनों नदी किनारे मछली पकड़ने जा रहे थे, तो भी ललिया उदास सी कुछ सोचती जा रही थी। अगर आज भी मछली हाथ नहीं आई तो क्या होगा? बिना नाव और बिना बड़े जाल के मैं कैसे मछली पकड़ पाऊंगी? अगर आज भी कुछ हाथ ना लगा तो कहीं सपने वाली बात हकीकत ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। यही सब सोचते और ईश्वर को याद करते हुए ललिया नदी के पास पहुंची। वो आज फिर से किनारे में जाल डाल रही थी। उसे ऐसा करते देख पालकी ने कहा, माँ, तुम आज फिर से नदी के किनारे जाल डालने लगी? माँ, 3 दिनों से हम यहाँ जाल तो डाल ही रहे हैं। आज नदी के बीच में चलो ना। बीच में? लेकिन बिना नाव और बड़े जाल के वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है बेटी। मेरा दिल कहता है कि आज हमें यहाँ जरूर कोई ना कोई मछली मिलेगी। पालकी ने मायूसी से माँ की ओर देखा और दोनों जाल डालकर बैठ गए। 2 घंटे बीत गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी अचानक उन्हें जाल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वे दोनों सतर्क हो गए और जाल को खींचने लगे। उन्हें वो जाल बहुत भारी लगा। माँ, ये जाल तो बहुत भारी लग रहा है। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। मैंने कहा था ना, आज मछली जरूर हाथ आएगी। उन दोनों ने बहुत ही मेहनत से वो जाल बाहर खींचा और जब जाल बाहर आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाल के अंदर दो बहुत ही बड़ी मछली फंसी थी। उनके जाल में 2 इतनी बड़ी मछली देख आसपास के और मछुआरे भी इकट्ठा हो गए। उनमें सरजू चाचा भी थे। उन्होंने जब मछली को नजदीक से देखा तो आश्चर्य से उछल पड़े। अरे ललिया, तेरी तो लॉटरी लग गई। ये तो घोल मछली है, बहुत कीमती मछली है। बाजार में तो लाखों में इसकी कीमत मिलेगी। मछली की कीमत लाखों में? हाँ रे, उस दिन तेरा पति भी इसी को पकड़ने नदी के बीचों बीच गया था, लेकिन बदकिस्मती से लौट ना पाया। जानती है, इस मछली से कई तरह की दवाई बनती है, डॉक्टरी के सामान भी बनते हैं, चेहरे को गोरा करने वाली क्रीम भी बनती है। वाह रे, किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ललिया को उस मछली की कीमत 3 लाख रुपए मिले। ललिया उतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हुई। पहले तो उन दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद ललिया ने उन पैसों से ही एक नाव और बड़ा सा जाल खरीदा। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के।